इसके आगे का लेक्चर हम लोग करेंगे। तो उसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक है अपना। हमने क्या क्या देख लिया था? हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा था। इन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। उसमें मैं आपको क्या बताया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट के पास मास है, मान लो दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसका मास है m1, दिस इज सेकेंड ऑब्जेक्ट हुज मास इज m2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? r है। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है, दैट फोर्स इज गिवन बाई g m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वेयर g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसके बाद में आपको पता था क्या कि g का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिट कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इतना अपना हो चुका था, ठीक है। इस आ गई, आप थोड़ा लेट से ज्वाइन किए आज। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे देखिए क्या क्या। अभी तक कुछ खास नहीं पढ़ा हूँ, लास्ट लेक्चर का ही रिवीजन करा रहा हूँ। अभी तक मैं सिर्फ लास्ट लेक्चर का ही रिवीजन कराया हूँ। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे देखिए, अब एक क्वेश्चन है कि स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे एवरीवन? हाँ या ना? रेज योर हैंड। क्योंकि ये लॉ तो मैं लिखा दिया था लास्ट लेक्चर में। बच्चों रेज योर हैंड। सही बच्चे, हाँ या ना? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं? अर्नॉल, ऐसा, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए क्या, इसके बाद सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। राइट फॉर्मूला टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स between earth and an object on its surface। इसके लिए अपने को ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर फॉर्मूला लिखना रहे तो फॉर्मूला भी आप इजीली लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये है अर्थ, दिस इज अर्थ, एंड अर्थ का रेडियस कितना है? अर्थ का रेडियस r है। अर्थ का मास कितना है? मास ऑफ अर्थ अगर हम m मानते हैं, मास ऑफ अर्थ इज m। अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? g m1 मास ऑफ अर्थ m, m2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट m डिवाइडेड बाय सेपरेशन का स्क्वायर। तो अर्थ के सेंटर में और इस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है? r का स्क्वायर। ये हो जाएगा, हाँ या ना? ये क्लियर है? सर why you have written m? पार्ट फिर से रिपीट कीजिएगा। So why you have written m? देखो क्या था फोर्स, क्वेश्चन, क्या था देखिए फिर से सुनिए। वी हैव टू राइट फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। तो वी हैव कंसीडर्ड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल्स टू m। देखिए, लेट अस कंसीडर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट on surface of earth be m, mass of earth
mass of earth equals to me, and radius of earth इक्वल्स टू आर, या चाहिए तो आप आर ई भी इसका वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है m1, एक का मास है m2, इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r है, तो फोर्स कितना होता था, g m1 m2 बाई r स्क्वायर, g m1 m2 बाई r स्क्वायर, ये होता था फोर्स। लेकिन अगर सेकेंड केस में हम आते हैं, अर्थ वाले केस में, जो अभी का क्वेश्चन है, उसमें बोला ये है अर्थ, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अर्थ के सरफेस पे, तो ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटा होगा ना अर्थ के कंपेयर में। तो अगर अर्थ का रेडियस r है ना बच्चों, तो हमने एज्यूम कर लिया कि अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस भी कितना होगा, वो भी r ही होगा। यानी ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल r डिनोट करे थे, दिस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ दिस टाइम। Mass of this object we have considered m, small m, and mass of earth is me, so therefore this force will be equal to g, m1 equals to mass of earth me equals m2 equals to mass of object small m, and r equals to radius of earth re का स्क्वायर। हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, तो इसमें पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, पॉइंट वाइज लिखेंगे। ड्यू टू अर्थ्स अट्रैक्शन, ड्यू टू अर्थ्स अट्रैक्शन we are binded with earth, अर्थ के अट्रैक्शन के कारण, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही क्या है, हम लोग अर्थ पे बाउंडेड हैं, नहीं तो हम हवा में उड़ते रहते। सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका, आप सोचिए कि अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता, अगर ये अर्थ के पास ग्रेविटी अपना नहीं होता, तो क्या होता। अर्थ के पास अपने को मालूम है कि अप टू सम हाइट अर्थ के पास क्या है, अर्थ के पास अपना एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अर्थ के पास क्या है, अपना एटमॉस्फेयर है, एंड ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ। ये सराउंडिंग में क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेयर है, एंड ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ। तो ये एटमॉस्फेयर कैसे अर्थ के पास एग्जिस्ट कर रहा है, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, इन सभी गैस के मॉलिक्यूल को अपने पास खींच के रखे हुए है। ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं होता तो क्या होता है, ये सारे मॉलिक्यूल्स उड़ जाते, ऊपर चले जाते, और लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन अर्थ। तो ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, there is atmosphere on earth, due to which life is possible on earth, ये नोट कर लीजिए, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इंपॉर्टेंस। ओके, हाँ या ना? सही बच्चे, रेज योर हैंड। देवान, आप बहुत एब्सेंट रहते हैं, थोड़ा रेगुलर हो जाया कीजिए। वेरी गुड। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, तो थर्ड इंपॉर्टेंस देखिए, ये है, मान लीजिए ये है सन, दिस इज सन,
तो सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है, दिस इज अर्थ, सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। अर्थ जो है एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा दूर नहीं जाता है और एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा नजदीक भी नहीं आ पाता है अराउंड सन। आपको मालूम होगा कि अर्थ जो है अराउंड सन इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। ये मालूम है ना आप लोगों को कि अगर हम एक इलिप्स बनाएं, अगर हम एक इलिप्स बनाएं, वेरी गुड, अगर हम एक इलिप्स बनाएं तो इलिप्स के एक फोकस पे कौन रखता है? एक फोकस पे रहता है सन, यहाँ है सन, और इस वाले इलिप्स के ऊपर कौन ऑर्बिट करता है? इस पे ऑर्बिट करता है अर्थ। तो ये अर्थ को खींच के यहाँ पे कौन रख रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो खींच के रख रहा है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे, ये अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन नहीं रहता, ये वाला फोर्स नहीं एग्जिस्ट करता, तो अर्थ क्या होता? अर्थ सन से दूर चला जाता। और आप सोचिए कि अगर अर्थ सन से दूर चला जाता तो क्या अर्थ पे लाइफ पॉसिबल होता? नहीं, बिकॉज सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरी एनर्जी। सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरी एनर्जी। अगर सन हमारे नजदीक नहीं रहे तो यहाँ पे एनर्जी ही नहीं पहुंच पाएगा, एनर्जी ही नहीं पहुंच पाएगा तो फिर भी क्या होगा? फिर भी लाइफ जो है सो खतरे में आ जाएगी। तो यहाँ पे एक अगला इंपोर्टेंस क्या हो जाएगा? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, this force of attraction have binded earth around sun on a certain path, या on a fixed path, that is due to force of attraction, gravitational force of attraction, due to gravitational force of attraction applied by sun on earth, it remains on its path. ठीक है, तो ये तीसरा इंपॉर्टेंस हो गया कि अर्थ जो है तो सन के अराउंड क्या है? एक फिक्स पाथ पे मूव कर रहा है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगला एक पॉइंट लिख सकते हैं, मून एंड motion of planets around sun is also due to this. Motion of planets around sun is also due to gravitational attraction. Motion of planet around sun is also due to gravitational attraction. Gravitational attraction के कारण ही अर्थ का जो मोशन है वो क्या हो रहा है, या अदर प्लैनेट्स का मोशन जो है वो सन के अराउंड हो पा रहा है। ओके एवरीवन, हाँ या ना? यहाँ तक? Yes, sir. वेरी गुड, यहाँ तक नोट हो जाएगा तो बता देंगे। नोट करने के बाद रेज योर हैंड, सही बच्चे। वेरी गुड, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्री फॉल। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, वो है फ्री फॉल। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि फ्री फॉल क्या होता है। ये है अर्थ, दिस इज अर्थ, और अर्थ का रेडियस कितना है? तो अर्थ का रेडियस है r, एंड दिस इज ए ऑब्जेक्ट विच इज वेरी फ्यू हाइट अबव अर्थ सरफेस, या फिर इसको आप मान सकते हैं अर्थ सरफेस पे ही। तो इस वाले ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो फोर्स क्या होगा? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा? मानते हैं अर्थ का मास कितना है? m ही है, इस वाले ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m है।
ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ से h हाइट ऊपर है। अर्थ से कितना हाइट ऊपर है? h हाइट ऊपर है। सही बच्चे बताएंगे हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो दूसरा वाला जो Yes, sir. अर्थ गायब हो गया, एक मिनट रुक जाइए, फिर से अर्थ को मैं फिर से बना देता हूँ। अर्थ तुम यहाँ हो, हे अर्थ, हे पृथ्वी। रुक जाओ बच्चों, मैं फिर से बना देता हूँ पूरा डायग्राम। यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ, ठीक है। अर्थ का मास कितना हमने ले लिया? m ले लिया। अर्थ का रेडियस हमने कितना ले लिया? अर्थ का रेडियस हमने r ले लिया। अर्थ का रेडियस कितना ले लिया? r ले लिया। एंड दिस इज सम ऑब्जेक्ट हुज मास इज स्मॉल m एंड इट इज एट हाइट स्मॉल h अबव अर्थ सरफेस। ओके, तो जो फोर्स होगा, ये फोर्स कितना होगा? तो बच्चों मैं आपको बताया हूं कि अगर ये दो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट का मास m2 है, और इनके सेंटर टू सेंटर का सेपरेशन स्मॉल r है, तो जो फोर्स होता है वो होता है g m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो यहां पे अगर इसी फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होगा? g इंटू फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितना है? मास ऑफ अर्थ me। फर्स्ट ऑब्जेक्ट अर्थ है तो इसका मास कितना हो गया? मास ऑफ अर्थ me। सेकेंड ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है? स्मॉल m। और इनके सेंटर टू सेंटर का सेपरेशन कोई बताएगा? एनीवन? जो अनीता बताइए आप, सेपरेशन बिटवीन अर्थ सेंटर एंड दिस ऑब्जेक्ट कितना होगा? इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा बच्चों? इन दोनों के बीच का सेपरेशन ये होगा ना। ईसा बताइए। सर मेरा नेटवर्क का इशू हो रहा है। ओके ओके, तो अर्नोल आप बताइए दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा? देवान, अर्नोल, वेरी गुड, r प्लस एच। अर्थ से सेंटर से लेके सरफेस तक r डिस्टेंस हो गया, और सरफेस से ये वाला ऑब्जेक्ट h हाइट ऊपर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे r प्लस एच का स्क्वायर। बट यहां पे देखिए बच्चों, इफ वी आर if we will consider if we will consider if we will consider object to be close to earth's surface। अगर बच्चों हम क्या मानते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के बहुत नजदीक है, then small h can be neglected। देन स्मॉल h कैन बी नेग्लेक्टेड। क्यों इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? रेडियस ऑफ अर्थ होता है बच्चों 6400 किलोमीटर। ये रेडियस ऑफ अर्थ है, एंड इट इज अ वेरी बिग नंबर, इट इज अ वेरी बिग डिस्टेंस। 6400 किलोमीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस है। अब ऑब्जेक्ट कितना हाइट पे हो सकता है? 20 मीटर, 50 मीटर, 70 मीटर, 90 मीटर, 500 मीटर, ऐसा अपने क्वेश्चन आएगा। तो अगर देखो ये 6400 किलोमीटर है, केजी मैं गलती से लिख दिया हूं, 6400 किलोमीटर, दिस डिस्टेंस इज 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 6412123 इतना मीटर। दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। और जो हाइट h हम बात करेंगे, अपने को जो क्वेश्चंस मिलेगा दैट मे बी 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर तक का मिल सकता है। यही सही अपने को क्वेश्चन मिल सकता है। तो वहां पे इतने बड़े नंबर के सामने हम h को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और बच्चों अगर हम लोग h को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? ये फोर्स हो जाएगा g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। सही बच्चे, हाँ या ना? सही बच्चे, रेज योर हैंड अगर यहां तक क्लियर है तो। वेरी गुड। अब पहले जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आएगा मैं बताता हूं। पहले तक नोट कर लीजिए।
वेरी गुड देवान। बहुत बढ़िया ज्वानिता, बहुत बढ़िया नॉवल, वेरी गुड। चलिए, तो ये अपने को फोर्स मिल गया। अब ये जो फोर्स मिल गया, तो ध्यान दीजिए कि हमने इसके पहले के चैप्टर में क्या पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, वी नो दैट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये ऑब्जेक्ट जो कि नीचे गिर रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो कि नीचे गिर रहा है, इस पे नीचे लगने वाला फोर्स जो है, उस फोर्स का वैल्यू कितना आया, उस फोर्स का वैल्यू आ गया g into mass of earth into mass of that object into r square, and this force should must be equal to mass into acceleration। तो ये मास से मास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का एक वैल्यू आएगा g into me डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। g का वैल्यू क्या है, g इज कांस्टेंट 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। r equals to radius of earth, r equals to radius of earth, और ये वैल्यू भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी है कांस्टेंट, ये भी है कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना है 6400 किलोमीटर और 640000 मीटर। और मास एमी जो है, एमी इक्वल्स टू क्या है, दिस इज मास ऑफ अर्थ, दिस इज मास ऑफ अर्थ, एंड अर्थ का मास भी बच्चों क्या है, अर्थ का मास भी कांस्टेंट है, अर्थ का मास भी कांस्टेंट है। ऐसा तो है नहीं कि अर्थ का मास जो है तो टाइम के अनुसार चेंज कर रहा है, टाइम के अनुसार वेरी कर रहा है, अर्थ का मास भी कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू है 6 into 10⁻24 kg, 6 into 10⁻24 kg। तो हमने देखा यहाँ पे जो तीन टर्म आ रहे थे जी, एमई एंड आर, ये सभी के सभी क्या आ रहे थे, ये सभी के सभी कांस्टेंट आ रहे थे। तो अगर इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 6.67 into 10⁻11 into मास ऑफ अर्थ 6 into 10⁻24 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ 64000000 इसका स्क्वायर। और जब बच्चों इसको हम लोग सोल्व करते हैं ना, तो ये वैल्यू आता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन कितना आता है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको नोट अभी नहीं कीजिएगा, मैं बताता हूं तब नोट कीजिएगा, पहले देखते चलिए। तो अब यहाँ पे जो अपने को एक्सेलरेशन आया है ना, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये जो एक्सेलरेशन है ये किसी भी फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है क्या, क्या ये वाला एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। क्या ये वाला एक्सेलरेशन अर्थ के मास पे डिपेंड कर रहा है, अर्थ का मास तो कांस्टेंट है, जी का वैल्यू कांस्टेंट है, ये सभी वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है। तो दिस एक्सेलरेशन is constant for any object, for any falling object, for any falling object। ये एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट है किसी फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए। और बच्चों अगर ये वाला एक्सप्रेशन कांस्टेंट है तो इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, this is called acceleration due to gravity। इस वाले एक्सेलरेशन में क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिनोटेड बाई स्मॉल जी। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके इक्वल हो गया, जी के इक्वल हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू कैन ऑल्सो पहले इतना नोट कर लीजिए, इसको नोट करेंगे, इसको करेंगे नोट करने के बाद इस वाले वैल्यू को रखेंगे बॉक्स में, और बॉक्स में रखने के बाद हर तरफ लगाएंगे स्टार और लेके चलेंगे कहाँ, तो सितारों की दुनिया में लेके चलिए इसको, सितारों की दुनिया में। तो बच्चों शुरू से लिख लीजिए, जहां से ये टॉपिक अपना फ्री फॉल चालू हुआ था वहां से आप लोग लिखना चालू कीजिए। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, और क्लियर है तो इसको लिखना चालू करेंगे। सही।
ज्वानिता समझ में आया? देवान, ज्वानिता, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? यस बता सर। दीजिएगा। सर यहाँ तक हो गया है सर लिखना। यहाँ तक नोट भी कर लिया आपने? हाँ सर। इतना फास्ट आप लोग लिखते हैं? जब मैं समझाता हूँ तभी नोट कर लेते हैं लगता है आप लोग। चलो बाकी बच्चे भी जल्दी से नोट कर ले। नोट करने के बाद रेज योर हैंड। सही बच्चे, नोट करने के बाद रेज योर हैंड। सर थोड़ा सा नीचे। थोड़ा सा नीचे। पहले तो नोट कर लीजिए, फिर मैं नीचे वाले पेज पे आ जाता हूँ। इसको कंप्लीट कर लीजिए सब। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वाला नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तुम लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो ना? मुझे तो लग रहा है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो। चालाक हो। इस वाले पार्ट को नोट कर लीजिए। सर थोड़ा सा ऊपर। Okay. वेरी गुड। सर थोड़ा नीचे। इसके नीचे कुछ नहीं है, ये तक है। ऊपर जाऊं? नहीं चैन नहीं। ओके, सही बच्चों ने नोट कर लिया। मैं ना अब देखिए आपको क्या ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है क्या कि पहला एक नोट देके एक पॉइंट लिखेंगे। नोट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity always acts in downward direction, downward direction। हमेशा कहाँ लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो नीचे की तरफ लगता है, कभी भी ऊपर नहीं लगता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लगता है? नीचे लगता है। ओके, ठीक है। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फ्री फॉल का डेफिनेशन। फ्री फॉल का डेफिनेशन अब यहां पे आ जाएगा। एनी ऑब्जेक्ट, any object which is falling under, any object which is falling under action of gravitational force of earth experiences acceleration of 9.81 meter per second square in vertically downward direction, this is called free fall। दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। सही बच्चे, ये नोट कर लेंगे।
ठीक है। अब देखिए क्या बच्चों, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू में आपको कितना बताया, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप चाहिए तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल में जब आप एमसीक्यू सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं आप लोग। और इसका एक और वैल्यू बताता हूं, ये होता है इज इक्वल टू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसमें हो गया, ये फीट में हो गया, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। चाहिए तो इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, इक्वल टू पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड सर स्क्वायर। 32 उसके बाद क्या लिखा है? फीट एफटी फीट। जैसे डिस्टेंस को मीटर में मेजर किया जाता है ना, वैसे ही फीट भी उसका क्या होता है, फीट भी उसका एक यूनिट होता है। जब अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप कीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन में फीट में आपको दिया रहता है वैल्यू, ओलंपियाड वगैरह क्वेश्चन में, तो वहां पे आप 32 इसका वैल्यू यूज करिए। पाई स्क्वायर का वैल्यू भी 9.8 के आसपास होता है, पाई इंटू पाई का वैल्यू आप करके देख सकते हैं। तो इसको पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आप लोग याद कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड। अब देखिए क्या बच्चा लोग, यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला टॉपिक, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ Earth's attraction, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ अट्रैक्शन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर थ्रो करते हैं या नीचे थ्रो करते हैं तो उस पे क्या अर्थ का अट्रैक्शन लग रहा है। अब अर्थ के अट्रैक्शन के केस में अपने मालूम है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो जी के इक्वल होगा, कितना होगा, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ। अब देखिए यहाँ पे बच्चा लोग, जो आपने मोशन चैप्टर में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा था, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा था, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा था। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या क्या था, पहला इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, क्योंकि अब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो गया, अब एक्सेलरेशन का वैल्यू फिक्स हो गया है, उसको g से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू 9.81 होता है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह पे अभी क्या हो गया, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ओके, हाँ या ना, सही बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरा जो इक्वेशन था वो क्या था, दूसरा इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इसके जगह पे अब क्या जाएगा, s के जगह पे बच्चों इस बार h आ जाएगा, h इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब आप पूछिएगा ये h सर आपने क्यों लिया, क्योंकि इस बार पहले आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में मूव किया करता था, और इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो y डायरेक्शन में मूव करेगा। हम ऑब्जेक्ट को या तो ऊपर फेंकेंगे या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे आते रहेगा। तो अगर ये अर्थ का सरफेस रहेगा और मान लो ऑब्जेक्ट इस हाइट तक गया है, तो इस बार वर्टिकल हाइट हम मेजर कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम लोग h यूज कर रहे हैं। ओके, हाँ या ना, सही बच्चे, हाँ या ना बताएंगे। यस सर। ओके, और थर्ड इक्वेशन जो आपने पढ़ा था, थर्ड इक्वेशन क्या था, थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन था। इसके जगह पे अब आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पे क्या आ रहा है g, और s के जगह पे क्या आ रहा है h।
तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ओके सही बच्चे। यस सर। वेरी गुड। अब चलिए अब इस पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आई होप सबने ये लिख लिया होगा। क्वेश्चन इज an object is thrown with velocity 40 meter per second in vertically upward direction. In vertically upward direction, then find time taken by it to reach maximum height. An object is thrown with velocity 40 meter per second in vertically upward direction. An object is thrown with velocity 40 meter per second in vertically upward direction. Then find time taken by it to reach maximum height. Okay, सही बच्चे क्वेश्चन लिख लिया क्या? वेरी गुड। अब चलिए क्वेश्चन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट था, उसको हमने थ्रो किया कितना से 40 मीटर पर सेकेंड से, तो कितने देर के बाद वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। तो देखो बच्चों क्या होता है, हम जब भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं ना तो एक सर्टेन मैक्सिमम हाइट पे जाता है और मैक्सिमम हाइट के बाद क्या होता है वो रिटर्न हो जाता है। पहले वो मैक्सिमम हाइट पे गया और मैक्सिमम हाइट के बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाता है। तो याद रखिए जो मैक्सिमम हाइट होता है ना वहां पे उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। ऐसे आपको मोशन के टाइम में ही बताया गया होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यू टर्न लेता है तो एट यू टर्न उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उस वाले डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के ऊपर क्या होगा, वेलोसिटी 0। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितना था, टाइम आउट हो जाएगा तो इस वाले क्वेश्चन को बच्चों कल करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी